Dear students, today we will discuss about the cell organelle endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने, और इसकी जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स थी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और जो टर्म थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दी थी पोर्टर नाम के आदमी ने। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गार्नियर ने, लेकिन नेमिंग एंड स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो थी वो पोर्टर ने दी थी, और उसके साथ उसके को वर्कर क्लाउडे ने असिस्ट किया था स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की देने में। अब इसके बाद बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सबके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, एंड इट इज एब्सेंट इन सर्टेन यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि आरबीसीज के अंदर, मैच्योर आरबीसीज के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, एग सेल्स के अंदर एब्सेंट है, एम्ब्रियोनिक सेल्स जितने भी होते हैं उन सब के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, प्लस प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी हैं उनमें बाकी की मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है। तो बोलने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीज, एग्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स, एंड इट इज आल्सो एब्सेंट इन ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये मोर एक्सटेंसिव होता है उन सेल्स में विच आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। जो सेल्स मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें वेरियस काइंड की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मोर एक्सटेंसिवली प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूबुलर इंटरकनेक्टेड चैनल्स का नेटवर्क होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूबुलर इंटरकनेक्टेड चैनल्स का नेटवर्क है ये सेल ऑर्गेनेली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इसकी दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RER बोलते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज SER. SER means smooth endoplasmic reticulum and RER means rough endoplasmic reticulum. तो ये दो टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली, पहले स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं फिर उसके बाद इसके ऊपर आता हूं कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो देयर आर 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 सिस्टर्ने। सिस्टर्ने, सिंगुलर सिस्टर्ना, प्लूरल सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या हैं? तो सिस्टर्ने ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं एट सर्टेन प्लेसेस। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो इंटरकनेक्टेड हैं एट सर्टेन प्लेसेस, दे लाई इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन बिटवीन द न्यूक्लियर एनवेल्प एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जगह जगह पे ये न्यूक्लियर एनवेल्प के साथ अटैच्ड भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है जगह जगह पे ये न्यूक्लियर एनवेल्प के साथ जुड़े हुए रहें, ऐसे न्यूक्लियर एनवेल्प के साथ जगह जगह पे ये जुड़े रहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहें। और
इनके ऊपर ये जो सिस्टर्ने हैं, इन सिस्टर्ने का अगर मैं डायामीटर की बात करूं तो ईच सिस्टर्ना हैज डायामीटर इक्वल टू 40 to 50 नैनोमीटर, 40 to 50 नैनोमीटर। हर एक सिस्टर्ना का जो डायामीटर है, यानी ये सिंगल अगर मैं एक सिस्टर्ना की बात करूं तो इसका जो डायामीटर होगा वो 40 to 50 नैनोमीटर होगा। और ये लाइक दी स्टैक, ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये ट्यूबुलर शेप के होते हैं, सैक लाइक हैं, ट्यूबुलर इन शेप हैं, और डायमीटर हर एक का इतना है। और कहां प्रेजेंट है? तो इन बिटवीन द न्यूक्लियर एनवेल्प एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आते हैं कि सिस्टर्ने के बाद सेकंड कंपोनेंट जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, these are branched tubular structures, these are branched tubular structure। ये इस तरीके से branched tubular structures होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो 50 to 200 नैनोमीटर के बीच में होगा, 50 to 200 नैनोमीटर ये हर एक ट्यूब्यूल का डायमीटर होगा। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये दीज आर प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मोर प्रेजेंट होते हैं इन दोज सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर एंगेज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स। तो वेरियस किस्म के जो स्टीरॉइड्स हैं उनकी सिंथेसिस में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ट्यूब्यूल्स ज्यादा होते हैं, या ट्यूब्यूल्स मोर प्रोनाउंस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टर्ने जो हैं दे आर प्रेजेंट एक्सटेंसिवली इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट में आते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स जो हैं, थर्ड कंपोनेंट वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स हैं, दीज आर ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ओवल or spherical structure, vacuole like structure, which have diameter about 25 to 500 नैनोमीटर। इनका डायमीटर जो है वो 25 to 500 नैनोमीटर के बीच में होता है, एंड दे आर आल्सो नोन एज माइक्रोसोम्स। इनको हम माइक्रोसोम्स भी कह देते हैं, माइक्रोसोम्स। These are almost spherical, rounded, sac-like structures which have diameter about 25 to 500 nanometer, and they are also known as microsomes. And they are present in the endoplasmic reticulum of those cells where protein synthesis takes place. जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होती है वहां पे ये मोर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। लेकिन जो सिस्टर्ने हैं, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ये तीनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो हैं, लेकिन जो सिस्टर्ने हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होते हैं। यानी SCR, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विच इज मेनली कंसर्न्ड विद द स्टोरेज ऑफ फैट्स, यानी उन सेल्स में ये ज्यादा होता है जहां फैट्स का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। तो उन सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, उसमें सिस्टर्ने मोस्टली एब्सेंट होते हैं। अब बात करता हूं मैं इन दोनों के बारे में कि ये जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे? द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम in which there is the presence of ribosomes on the cisternae, यानी ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सिस्टर्ने नाम के ये सैक लाइक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं, या जिसके टिब्यूल्स वगैरह के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, जगह जगह पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन सिस्टर्ने की मेम्ब्रेन के ऊपर, राइबोसोम्स प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, एक रफ अपीयरेंस जो है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है, या एक ग्रेनुलर अपीयरेंस आती है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसलिए ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, इनके ऊपर क्या है, जगह जगह पर राइबोसोम्स अटैच्ड रहें with the help of these two proteins, riboforin 1 and riboforin 2। ये वो दो प्रोटीन हैं जो राइबोसोम्स को यहां मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाने में हेल्प करती है। तो जिसके कारण ये रफ अपीयरेंस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आती है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन फंक्शंस क्या हैं? तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जहां राइबोसोम्स अटैच होते हैं विद द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्ने, तो वहां पोर पैदा होता है, यहां एक ओपनिंग होती है। इन राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो प्रोटीन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड्स बनेगी, वो इन पोर्स के जरिए, इन मेम्ब्रेनस चैनल्स के जरिए साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या करती हैं, आगे ट्रांसपोर्ट होती है। तो थ्रू दीज चैनल्स राइबोसोम्स के अंदर बनने वाली प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू दी डेस्टिनेशंस, जहां पे उनकी जरूरत होगी, जहां पे वो रिक्वायर्ड होंगी, तो उनकी टारगेट साइट के ऊपर उनकी मूवमेंट होगी। तो मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज प्रोटीन्स टू वेरियस एरियाज, जहां कहीं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो मेन फंक्शंस हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फिर इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एंजाइम्स और एंजाइम प्रीकर्सर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम प्रीकर्सर्स चाहिए, उनको सिंथेसाइज करने का काम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करता है। तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एक और चीज जोड़ देता हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एर्गेस्टोप्लाज्म भी बोलते हैं, एर्गेस्टोप्लाज्म, एंड दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय गार्नियर। गार्नियर ने ये टर्म दी थी एर्गेस्टोप्लाज्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज प्रेजेंट इन दोज सेल्स वेयर स्टीरॉयड सिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहां पे स्टीरॉयड्स की सिंथेसिस मेनली होती है। तो वेरियस काइंड के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, तो ये जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, इसके अलावा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, ये डिफरेंट काइंड के स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। तो इन सब की सिंथेसिस अलग अलग जगह पे होती है, जैसे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। मेल ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड जो होता है हमारा, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोल देते हैं, विच लाई ऑन दी
अपर सरफेस ऑफ किडनीज। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उनके कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर वेरियस काइंड के जो कॉर्टिकल हार्मोन्स बनते हैं, तो वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इन सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंटली प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस के अंदर ये अबंडेंटली प्रेजेंट है। इसके अलावा लीवर के सेल्स के अंदर ये अबंडेंटली प्रेजेंट है। एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also abundantly present in the striated muscle fibers, और वहां इसको नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, रफ और स्मूथ में? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ tubules and vesicles of smooth endoplasmic reticulum there is the absence of ribosomes. ये ribosomes नहीं होंगे, and due to the absence of ribosomes their surface remain smooth. इनका सरफेस जो होगा वो स्मूथ होगा, ग्रेनुलर नहीं होगा, ए ग्रेनुलर होगा। और सिस्टर्ने जो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होंगे लेकिन उनके ऊपर राइबोसोम्स की एब्सेंस होती है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम नाम क्या दे देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मेनली कहां है, जिन सेल्स के अंदर स्टीरॉयड सिंथेसिस या फैट्स की स्टोरेज, फैट्स का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, उन सेल्स में ये प्रेजेंट है। इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सफेरोसोम, सफेरोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सफेरोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि लीवर के सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व रहता है। इट रिमेन इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। और स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में ये टेस्टिस और ओवरीज के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। फिर है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी तक सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में ये रोल प्ले करता है। आगे चल के हम एक सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडीज। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी तक सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता कहां से है? देखो, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ये कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर किसी तरह की कोई राइबोसोम्स की प्रेजेंस ना रहे, यानी राइबोसोम्स इनके ऊपर प्रेजेंट ना हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्मेशन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फिर है इसके बाद आगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट कंटेन्स एंजाइम एटीपीएज एंजाइम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एटीपीएज एंजाइम, and this enzyme is responsible for the hydrolysis of ATP। ये ATP की हाइड्रोलिसिस के लिए, यानी उसकी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, so as to release the energy to perform various metabolic activities। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज ऑफ फैट्स, स्टीरॉयड की सिंथेसिस या स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस, इसके अलावा सफेरोसोम्स की फॉर्मेशन,
फिर गोल्जी बॉडीज तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एटीपीएज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ये सब फंक्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉमन फंक्शंस भी आ जाते हैं। तो वो कॉमन फंक्शन में क्या है कि एक तो सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, वेसिकल्स यानी वेरियस कंपोनेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दे एक्ट एज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर एक स्केलेटल स्ट्रक्चर का काम करते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर चैनल्स। तो ये सेल ऑर्गेनेलिस को उनकी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर रखने में प्लस अंदर से सपोर्ट देने में यानी एंडो मेम्ब्रेन्स का एक क्या है सिस्टम बनाने में ये रोल प्ले करते हैं जो अंदर से सपोर्ट देता है। तो एक ये जनरल फंक्शन आ गया दोनों का इकट्ठा अगर मैं बात करूं। और वेरियस सेल ऑर्गेनेलिस को उनकी पर्टिकुलर पोजीशन में मेंटेन रखना ये हम दे सकते हैं। इसके अलावा कि ट्रांसमेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि विद इन दी साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेल्प तक मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इन सिस्टर्ने के चैनल्स के थ्रू होती है। तो जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मटेरियल का एक्सचेंज होना प्लस सेल ऑर्गेनेलिस को पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर रखना और अंदर से साइटोप्लाज्म को स्केलेटल सिस्टम की तरह सपोर्ट देना, ये कॉमन फंक्शंस हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली जो सेल ऑर्गेनेली है उसके बारे में आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।